नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। रामधाम में चोरी कितने कालनेमी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारे कालनेमी जो हैं, कालनेमी का हिसाब प्रभु राम कर देंगे, तो सवाल यह है कि हैं कितने कालनेमी और कालनेमियों की सही पहचान हो चुकी है कि नहीं, कि एक आधा कालनेमी फिर से कहीं राम राम करके खुद को बचा लेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। रामधाम में चोरी कितने कालनेमी, आज इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, अलग अलग वो स्टेक होल्डर्स, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनका नजरिया जब आपके सामने रखेंगे तो इस मामले में 360 डिग्री समझ आप अपनी बनाने में कामयाब होंगे। पहले जरा यह खबर देखिए। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी का यह बयान, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, राम भक्ति कालनेमियों को निपटा देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु राम की भक्ति कालनेमियों को निपटा देगी। हनुमान जी को भी कालनेमी ने छल से रोका था, लेकिन वो भी निपट गया। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जरा सुनिए। अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। कालनेमी ये किरदार जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि जिस प्रसंग का अभी उल्लेख यहां योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, साधु जैसा पहनावा, मुंह में राम राम और कृत्य दूसरे को धोखा देने का और कुछ गलत करने का मंसूबा, ऐसे लोग कालनेमी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कालनेमी जैसी हरकत की होती है। क्या ऐसी हरकत वाले हर एक चेहरे को पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है, और अब कालनेमी के साथ जो हुआ था क्या वो उनके साथ भी होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, पहचानना, जानना, क्योंकि जाहिर है उन लोगों के ऊपर शक बड़े मुश्किल से, और लोग तो बहुत सारे यही कहेंगे कि इसके मुख में तो राम राम है, देखिए साधुओं जैसा वेश है, ये कहां हो सकता है ऐसा कुछ करने वाला। लेकिन कालनेमी की खासियत ही यही होती है, इसी तरीके से वो लोगों को छलता है। अब जरा देखिए, चढ़ावा चोरी, इस मामले में चंपत ही धुरी है क्या? चंपत राय बंसल, क्या उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं जिनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इंटरोगेशन तो उनसे हो रहा है, लेकिन वो अब भी पद पर बने हुए हैं क्योंकि इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। चढ़ावा चोरी, क्या चंपत राय ही है धुरी? कालनेमी की पहचान के संदर्भ में जरा यह जिक्र भी बड़ा आवश्यक है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि धुरी इसमें चंपत राय दिखाई दे रहे हैं? जरा इन चीजों पर निगाह डालिए। पहले तो देखिए, बैंक में दखल के मामले में, क्योंकि बैंक ये कहता रहा कि कुछ एक कर्मियों को रोटेशन में बदला जाना है, और यह तय हुआ था ट्रस्ट के बीच में और बैंक के बीच में जो एमओयू हुआ था, उसमें तय हुआ था कि पीरियोडिकली सामयिक रूप कुछ एक समय के बाद, कुछ एक काल के बाद इन लोगों को बदला जाएगा, जो लोग वहां गणना के काम में ट्रस्ट की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उनको बनाए रखा गया पद पर। टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी हुई। टिन्नू एंड कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? वो तो एक ड्राइवर था, उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों कि सारी चाबियां उसको सौंपी गई? एमओयू की अनदेखी क्यों की गई? वो सवाल अपनी जगह बड़ा है। नियुक्तियों में क्या अहर्ताओं की अनदेखी हुई? कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, उसकी अपनी इंटीग्रिटी के संदर्भ में उसका बैकग्राउंड क्या कहता है, क्या ड्यू डिलिजेंस किया गया? चोरी की अनदेखी क्यों की गई? चोरी की अनदेखी जब सीजर भी हो रहा है, उसके बाद सामने आकर यह कहना कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, ऐसा क्यों हुआ? सबूतों से छेड़छाड़, क्या इसे नहीं माना जाएगा? और अगर ऐसा भी हुआ है तो क्या धुरी के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं वो अपनी जगह सही कही जा रही हैं? बैंक में दखल वाले मामले में अगर थोड़ा डिटेल में जाएं, जरा देखिए, गणना कर्मचारियों को बदले जाने से रोका गया। जो ट्रस्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते थे काउंटिंग के काम में, उनको बदला जाना था कुछ समय में, पीरियोडिकली ये चेंज होना था, लेकिन ये करने नहीं दिया गया। 3 महीने पहले
बैंक अलर्ट आया था, बैंक की तरफ से कहा गया था कि अब लोगों को बदले जाने का वक्त आ गया है और इनमें से हो सकता है कुछ लोग ठीक काम नहीं कर रहे हो। कर्मचारी बदलने की पेशकश क्यों ठुकरा दी गई? बैंक इस बारे में फ्लैग कर रहा था। बैंक के ऊपर, खैर बैंक के ऊपर भी जांच का दायरा बढ़ गया है, बैंक के लोग भी जांच के दायरे में हैं, लेकिन बैंक ने तो अलर्ट किया था। फिर इसमें रजिस्ट क्यों किया गया चंपत राय की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी क्यों? टिन्नू के रिश्तेदारों की नियुक्ति क्यों होती रही? टिन्नू को चाबियां क्यों सौंप दी गई? इतना ज्यादा भरोसा कैसे एक व्यक्ति पर कर लिया गया? गणना के काम में रिश्तेदार क्यों रखे गए? ये वो तमाम सवाल हैं जो धुरी की तरफ इशारा करते हैं। रिश्तेदारों को संवेदनशील जगहों पर एंट्री कैसे दे दी गई? भरोसा इतना ज्यादा कैसे हो गया कि तमाम जगहों पर उनकी आवाजाही होती रही और उस पर अनदेखी होती रही? एमओयू की अनदेखी, बैंक और ट्रस्ट एमओयू का पालन नहीं हुआ। बैंक और ट्रस्ट के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था, जिन शर्तों के तहत दोनों को काम करना था चढ़ावे के मैनेजमेंट के संदर्भ में, बैंक ट्रस्ट एमओयू का पालन नहीं हुआ। दान पात्र खोलने के नियमों की भी अनदेखी इसमें हुई, यह भी पाया गया है। दान पात्र खोले जाने में निर्धारित सदस्यों की अनुपस्थिति होती थी। जितने लोगों के कोरम के समक्ष ये होना था उतना होता नहीं था। गणना कर्मियों के ड्रेस कोड का भी पालन नहीं होता था। एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में उनको होना चाहिए था, लेकिन ये भी अगर नहीं होता था तो कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा वाला रवैया था। बैंक कर्मियों को की अनिवार्य मौजूदगी का पालन, कि जब भी ये दान पात्र खुलेंगे वहां पर बैंक कर्मियों की अनिवार्य मौजूदगी होगी, पर्टिकुलर ड्रेस कोड का पालन होगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट की तरफ से और बैंक की तरफ से जब हो जाएंगे तभी उसको खोला जाएगा। इन तमाम बातों की अनदेखी की गई और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ है और इस होने देने में क्या चंपत राय ही धुरी हैं? अब यहां आइए जरा, नियुक्तियों में हेराफेरी, कम उम्र के गैर अनुभवी लोगों की नियुक्ति इसमें कैसे हो गई? ये बिना योग्यता के, बिना ये देखे कि वो अर्हताओं को पूरा करते हैं कि नहीं, उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, लोगों की नियुक्तियां, उनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते रहे? नियुक्तियों में कोई आधार तय क्यों नहीं किया गया कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है और अगर इतनी योग्यता होगी तो ही उसे रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा? किसी को भी क्यों रख लिया गया? नियुक्तियों में जमकर भाई भतीजावाद क्यों दिखाई दे रहा है? ये ठीक है कि अपने लोगों पर ज्यादा यकीन होता है जिनके साथ आप वर्षों वर्ष रहते हैं, लेकिन कहीं ये खेल करने के लिए जानबूझकर तो नहीं किया गया कि भरोसा इस बात का कि मुंह नहीं खोला जाएगा? ये अब देखिए जरा, चोरी की अनदेखी हुई। अब इसमें देखिए, अनुकल्प मिश्रा के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये व्यक्ति पहले एक राइडर था, रनर, मतलब चीजों को इधर से उधर ले जाने का काम इसका हुआ करता था। मंदिर में केवल 18,000 रुपए इसकी सैलरी, नीचे बॉटम में ध्यान दीजिएगा, 65 लाख का घर लेकिन इसने खरीदा। क्या ये आय से ज्यादा वाला मामला नहीं है? चंपत राय गृह प्रवेश में कैसे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा कि इतना पैसा तुम्हारे पास आ कहां से गया? 18,000 की सैलरी में तो ये हो नहीं सकता, ये तुमने मकान बनवा कहां से लिया? चंपत राय गृह प्रवेश में गए और उनके दिमाग में बात उठी क्यों नहीं? उनके दिमाग में ये ठनका क्यों नहीं कि वो ये सवाल पूछें कि तुमने ये पैसा इकट्ठा कहां से किया है? अब जरा यहां पर लवकुश मिश्रा के पहले, ये लवकुश मिश्रा के बारे में देखिए, अनुकल्प के बारे बाद। पहले फूड डिलीवरी का काम किया करता था ये व्यक्ति। पत्नी के खाते में हर महीने 2 लाख रुपए ये कैसे जमा करता रहा? 25 लाख की जमीन इसने कहां से खरीद ली? पत्नी के अकाउंट में 2 लाख हमें हर महीने जमा भी और 25 लाख रुपए का इसकी जमीन, 80 लाख का घर इसने कैसे बनवा लिया? और यहां पर भी चंपत राय ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारे पास ये पैसे आए कहां से? क्या उन्होंने इन बातों से आंख मूंदा जो एक आपराधिक लापरवाही का स्पष्ट केस दिखाई देता है? इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चोरी की जानकारी, अब यहां ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, चोरी की जानकारी समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? अगर उन्हें यह पता चल गया था 5 तारीख को छापे में अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हो चुके थे, तो यह बरामदगी तब दिखाई क्यों नहीं गई? फिर अगले दिन उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट इशू किया उसमें यह क्यों कहा चंपत राय ने कि हम समय समय पर ऑडिट कराते हैं, इसमें दान की ऑडिट भी होती है और ऑडिट में कोई गड़बड़ी, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये छापेमारी जो हुई थी, जो सीजर हुआ था, इसको वक्त रहते क्यों नहीं दिखाया गया? दुनिया को वो क्यों नहीं बताया गया जो एक्चुअली घटा था? इसमें लीपापोती की कोशिश क्यों की गई? यही बात वो है जो ये बताती है कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या कुछ एक सच्चाई को ऐसा चाहा गया है कि ये लोगों के सामने ना आए? बरामद पैसे सबूत के तौर पर क्यों नहीं रखे गए? ये तमाम वो चीजें हैं जो आज बड़े सवाल बनकर सामने खड़ी हुई हैं और जो ये इशारा कर रही हैं कि चंपत राय ही इस मामले में धुरी हैं क्या? और धुरी हैं अगर, तो गिरफ्तारी तो छोड़िए,
उन्होंने 20-25 दिन बाद जो इस्तीफा दिया वो इस्तीफा भी अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है।